हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बताया था कि आप टैली का कंपनी जब बनाते हैं उसके बाद उसे अल्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जब छूट गया है या उसे अपडेट करना है तो उसे आप कैसे करेंगे। तो उस लेजर को अल्ट्रेशन करने के बाद जो हमें वर्क करना होता है, जब कंपनी आपका फाइनली बनके तैयार हो गया तो उसके बाद हमें एंट्री करने के लिए टैली में, जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं तो गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे कि यहाँ पर मास्टर्स है, ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटीज है और रिपोर्ट है। ये सब सारे सेक्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे हमें गेटवे ऑफ टैली के बाद काम करना है अकाउंट्स इन्फो में, तो अकाउंट्स इन्फो में जैसे हम काम करने आते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है ग्रुप्स और लेजर। तो हम जो भी एंट्री करेंगे इसमें तो हमें ग्रुप्स और लेजर बनाने होंगे। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस चीज के लिए कि लेजर और ग्रुप्स कैसे बनाएंगे और ग्रुप्स होता क्या है, लेजर क्या होता है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो आप घबराए नहीं, वीडियो को एंड तक देखें और आपका टैली से क्वेरी जो भी संबंधित लेजर और ग्रुप से क्वेश्चंस है वो आपका सारा टोटल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ग्रुप के अंडर लेजर और लेजर के अंडर्स को कवर करेंगे जैसे इस पूरे वीडियो में। तो जैसे इसका हम पीडीएफ देखते हैं, जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक पीडीएफ जो हमारे पास अवेलेबल है, इस पीडीएफ को हम पूरे क्लियर करने वाले हैं आज। जैसे परचेज का अंडर, सेल का अंडर क्या होता है, फिक्स असेट्स क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, किस स्थिति में डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा और किस स्थिति में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, करंट लायबिलिटीज कब होगा। तो इसे आप किस स्थिति में कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस अकाउंट के अंदर में हम कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करें। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं और आपको एक एक टॉपिक पर एक्सप्लेन देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले सही वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर चलते हैं लेजर बनाने के लिए, तो लेजर मास्टर से में आते हैं जब हम, तो अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो मिलता था। हमें सबसे पहले अकाउंट इन्फो का काम करना है। अकाउंट इन्फो होता क्या है, तो हम लोग बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जितने भी सेल परचेज करेंगे और सेल परचेज से रिलेटेड और भी जो अकाउंट हमारे होंगे, जैसे हमारे रेंट अकाउंट हो जाएंगे, सैलरी अकाउंट हो जाएंगे, कमीशन अकाउंट हो जाएंगे, अदरवाइज एनी अकाउंट, जितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उस सभी का एक ट्रांजैक्शन बनाना होगा। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट के लिए या फिर वाटर के लिए आप एक्सपेंस कर रहे थे, जितने भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो सारे के सारे का अकाउंट आपको इसी अकाउंट इन्फो में बनाना होगा। जैसे आपने किसी से सेल किया, राम व्यक्ति से सेल किया, कि कोई व्यक्ति मोहन है उससे आपने परचेज किया, कोई विनायका मोटर्स है जिससे आपने परचेज किया, जो कस्टमर है आपने उसे सामान बेचा, नकद में बेचा या उधार में बेचा, किस स्थिति में आपने ये ट्रांजैक्शन किया, आपने जितने भी ट्रांजैक्शन करनी है वो सभी का अकाउंट हमें इसमें बनाने होंगे, लेजर बनाने होंगे, जो अकाउंट इंफॉर्मेशन में आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले अकाउंट इंफॉर्मेशन को देखेंगे। जैसे हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ग्रुप्स मिलता है हमें यहाँ पर। तो ग्रुप्स आखिर होता क्या है, जैसे एक ग्रुप एक समूह के एक कमिटी के तौर पे आता है। जैसे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे परचेज किए और परचेज रिटर्न किए। जैसे आप क्या करते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज किए और उससे रिटर्न करते हैं, तो जिस व्यक्ति से परचेज किए उसी व्यक्ति को आप रिटर्न करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को रिटर्न नहीं करते हैं। तो आपने जो परचेज करके लाया और मैन्युअली में मान लीजिए कि आप राम नाम के व्यक्ति से कोई गुड्स परचेज करके लाया और जब रिटर्न करना होगा तो आपने परचेज में आज लिख लिया कि राम से हमने 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज किया और कल हमें उसमें से 200 रुपए का प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो आप उसी परचेज में से राम के नाम पे जो परचेज लिखा हुआ है उसी में से आप माइनस करते हैं, तो आपके पास जो शेष बचा हुआ रह गया कि आज का प्रोडक्ट अब कितना कुल बचा हुआ रह गया। तो आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया और 200 रुपए का प्रोडक्ट वापस कर दिया, तो आपके पास कुल प्रोडक्ट कितना बचा रह गया, तो वो 800 रुपए का कुल प्रोडक्ट जो है सो मेरे पास बचा हुआ रह गया। तो इसी प्रकार के ट्रांजैक्शन जो है वो ग्रुप में टैली किए जाते हैं, जो आपको किस अकाउंट को माइनस करना है, किस अकाउंट को प्लस करना है, कौन सा अकाउंट माइनस होगा, प्लस होगा, कौन सा अकाउंट इक्वल करके हमें रिजल्ट देगा। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा तैयार होता है जब हम जर्नल एंट्री, डुअल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री मोड जब करते हैं, तो वो ग्रुप्स पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं प्लस या माइनस लिखना नहीं होता है, सिर्फ एंट्री करना होता है। तो एंट्री करने के लिए हमारा मेन टॉपिक जो होता है वो ग्रुप्स और लेजर को क्रिएट करते हैं। तो लेजर और ग्रुप जब क्रिएट हो जाता है फाइनली, तब हमें एंट्री करने में आसान होता है और हम लोग डायरेक्ट
लेजर और ग्रुप भी आगे चल के क्रिएट करेंगे, जो एंट्री करने के समय डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की, उसका भी आगे मिलेगा चल के आपको। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन चीज बेसिक टॉपिक को देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार समझ में आए, 2 बार देखें, तीसरी बार आपको फाइनली समझ में आ जाएगा और एक बार में आपका सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, और कोई क्लास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आप ग्रुप्स और लेजर क्लास यदि कंप्लीट कर लिए इस क्लास को, तो आप हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक एंट्री को फाइनली प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखते हैं, आइए बढ़ते हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए पहले थ्योरी पे चलते हैं, फिर हम आएंगे लेजर पर जो प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज हम सिर्फ आपको थ्योरी बताएंगे और इसका एक्सप्लेन करेंगे कि किस स्थिति में परचेज अकाउंट को परचेज में लिखेंगे और परचेज रिटर्न को भी परचेज में लिखेंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, किस स्थिति में आप उसे लिख सकते हैं। तो आइए हम इस पर आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमें यहां पर देखिएगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि अकाउंट इंफॉर्मेशन में जब आते हैं तो हमें सबसे पहले लेजर और अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो जर्नल एंट्री करने से पहले लेजर बनाने होते हैं हमें। लेजर एक तरह के अकाउंट होते हैं जिनकी मदद से हम वाउचर एंट्री करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप अकाउंट देख रहे हैं, जो अकाउंट आपके सामने दिया हुआ है, तो इस अकाउंट को आप बनाते हैं यहां से। तो ये अकाउंट हो गया, जैसे बैंक अकाउंट हो गया। ये सब क्या होता है, एक लेजर के अंदर आता है, एक ग्रुप के अंदर आता है। तो ग्रुप हमें क्रिएट करना होता है। तो टैली में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप एक तरह के लेजर्स का संग्रह होता है। हम एक ही तरह के लेजर्स कंपनी पर प्रभाव देखने के लिए इन ग्रुप को बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेल लेजर को सेल अकाउंट ग्रुप में लेते हैं। अब ये ग्रुप में क्यों लेते हैं, आखिर इसका काम क्या होता है, रीजन क्या है हमें ग्रुप बनाने का। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहता है टैली ERP 9 में पहले से ही 28 ग्रुप पूर्व निर्धारित यानी कि प्री डिफाइंड, जो पहले से ग्रुप बना हुआ रहता है, प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं जिसमें 15 ग्रुप मुख्य और प्राथमिक ग्रुप है और 13 सब ग्रुप होता है जो ऑप्शनल होता है। तो इतना जो ग्रुप आप देख रहे हैं, तो टैली में 28 ग्रुप पहले से बना होता है। आप दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे, उस सभी ट्रांजैक्शन के लिए और फुल ट्रांजैक्शन के लिए 28 ग्रुप पहले से बने हैं। जबकि इतना ग्रुप का आपको कभी यूज भी नहीं होगा। आप दुनिया का किसी भी तरह का बिजनेस चलाएं, उसमें आपको 28 ग्रुप में सभी ग्रुप का हो सकता है यूज ना हो, और कोई ऐसा भी बिजनेस होगा जहां पे 28 ग्रुप के अलावा भी आपको 1-2 ग्रुप एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री सिखाएंगे तो उसमें 1-2 ग्रुप आपको हम बनाना भी सिखाएंगे, जो आपको 28 ग्रुप के अलावा भी आपको 1-2 ग्रुप बनाना पड़ सकता है और बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेंगे। जब फैक्ट्री में जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, उस समय हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्रिएट लेजर जो है, जब लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रैक्टिकल की चीज बता रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो, लेजर में जाना है, सिंगल लेजर और क्रिएट करना है। तो इस चीज को हम अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। स्किप करते हुए पहले क्या चलते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल का ये है, तो हम इसको स्किप करते हुए क्या करते हैं, पहले हम चलेंगे। सबसे पहले जो हम जैसे अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, हम चलते हैं लेजर बनाने के डायरेक्टली। तो लेजर पे जब आते हैं, सिंगल लेजर पे क्रिएट करते हैं, तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है किस व्यक्ति का लेजर बना रहे हैं, किसका लेजर बना रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं, या कोई व्यक्ति है कैपिटल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट करते ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि एलियास उपनेम होता है। इसे भी प्रैक्टिकल वो सिखा रहे हैं, आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं। स्पेशल हम इस पर एक वीडियो बना कर देंगे, जो प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे आपको भी सिर्फ समझना है। तो जैसे हम यहाँ पे कैपिटल करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ ग्रुप, आपने जो 28 ग्रुप देखा था वो यही ग्रुप है। आपने जो टोटल 28 ग्रुप देखा था वो इस साइड में आप देख रहे हैं, राइट साइड में, कि 28 ग्रुप जो टोटल आपने देखा था, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ होता है, वो सारा ग्रुप यही है, जो आप यही से क्या करेंगे, सेलेक्ट करके लेंगे, जो ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप होता है। तो हम लोग को यहाँ पर जो भी ग्रुप जैसे बनाएंगे, परचेज का बनाएंगे तो परचेज का, सेल बनाएंगे तो सेल का, टैक्स का बनाएंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेंगे, और भी जो हम लेजर बनाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैंडी डेबिटर एंड सैंडी क्रेडिटर, जितने भी हम लेजर्स बनाएंगे
और उस सभी का ग्रुप हम लोग यहां से सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर जो आपको लिस्ट मिलेगा, यहां से हम सेलेक्ट करते हुए फिर क्या करेंगे, आगे हम कंटिन्यू बढ़ेंगे। अब इसे क्या करना है, यस करना है, नो करना है, अब इसको हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आपको हम सिर्फ थियरी समझने के लिए प्रैक्टिकल पर लेकर आए हैं, जो आपको सेलेक्ट करना कहां से है और वो ग्रुप आपको मिलेगा कहां से। तो आपने इस चीज को देख लिया। चलिए हम चलते हैं पुनः वापस थियरी पे चलते हैं। तो थियरी के क्लास में देखते हैं, यहां देखेंगे आप जैसे परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट का अंडर जो होगा परचेज होगा। अब ये परचेज का अंडर परचेज क्यों होगा, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाया और आप जैसे लेजर बनाते हैं, तो लेजर क्या करते हैं, जैसे आपने कोई मैनुअली दुकान में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्या करते हैं, आप डायरी सबका अलग अलग बनाते हैं। जो आप सेल कस्टमर का डायरी होगा, जो सेल करते हैं सभी व्यक्ति का नाम अलग अलग लिखते हैं, और आपने जो सेल किया उस सब के नीचे आप लिख लेते हैं, जो पैसा आपको जमा किया वो भी आप लिख लेते हैं उसके नाम के नीचे। और लास्ट में क्या करते हैं, माह के अंत में या डे के अंत में या फाइनली हिसाब जब करते हैं तो क्या दिखते हैं कि वहां पर राम के पास जो है 200 रुपए का बकाया था, उसने 150 रुपए जमा किया, तो अब कुल बकाया कितना हो गया, तो 50 रुपए बकाया रह गया। जैसे आपने डुअल एंट्री सिस्टम में लेजर बनाने के बाद, जर्नल एंट्री बनाने के बाद लेजर बनाया था, तो आपने डेबिट और क्रेडिट किया था और बीडी और सीडी निकाला था, तो जो बैलेंस बीडी बनता था वो शेष बनता था। तो वो बैलेंस बीडी और सीडी जो डिफाइन होगा वो ऑटोमेटिक यहां पर डिफाइन होगा इस अंडर के हिसाब से। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप जो ये लेजर बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, उसके अंडर में इसको जैसो एडजस्ट करना है। तो किस अकाउंट के अंदर किसको एडजस्ट करना है, मेन चीज हमें इस चीज को समझना है। तो ध्यान देंगे, तो परचेज का अंडर जो है परचेज हो जाता है। सेल का अंडर यानी कि आपने जो सामान खरीद कर लाया उसको परचेज का एक डायरी आपने अलग बना लिया। मैनुअली समझ लीजिए, आपने जब सेल किया तो आपने क्या किया, सेल का एक डायरी अलग बना लिया। तो आप जो सामान सेल करेंगे, जो भी कस्टमर आपके पास होंगे, उस सभी कस्टमर का नाम आप इसमें डालेंगे, चाहे आप उधार में बेच रहे हैं या नकद में बेच रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपने क्या कर रहा है, सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो सेल का डालेंगे। आपने कुल परचेज कितना किया, तो हम जितने भी व्यक्ति से परचेज करके लाएंगे, चाहे वो नकद परचेज करके लाए या उधार परचेज करके लाए, तो उसे हम परचेज में ही लिखेंगे। इससे भी पता चल पाएगा कि हमने कुल परचेज कितना किया और किस किस व्यक्ति से परचेज किया, उधार में किया या नकद में किया, ये सब चीज आपको इसमें मिलेगा। तो ये परचेज का अंडर परचेज होगा, ठीक उसी से प्रकार सेल का अंडर सेल होगा। अब आपने देख लिया है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जो है, तो कैपिटल का अंडर भी कैपिटल होता है। ये जो है सो ऑनर का अकाउंट होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है उसका अकाउंट होता है। तो वो जो पूंजी लगाया बिजनेस में, कैपिटल दिया, तो उसका अंडर भी कैपिटल होगा, क्योंकि उसने कैपिटल लगाया है और ये पैसा कैपिटल के हिसाब से बिजनेस में रन कर रहा है। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बैंक अकाउंट, तो बैंक का अकाउंट भी जो है बैंक का अंडर ही होगा। लेकिन जब हम बैंक से हम लोन लेंगे, तो लोन क्या होता है कि आपके बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी हो जाता है, जो आपको हर महीने रिटर्न करना होता है। जैसे मुद्रा लोन लेते हैं तो हर महीने आपको रिटर्न करना पड़ेगा। हो सकता है आपको उसका इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ रहा हो हर महीने, आप प्रिंसिपल अमाउंट एक ही बार रिटर्न करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट आपको हर मंथ यानी कि मंथली रिटर्न करना हो या क्वार्टरली रिटर्न करना हो या एनुअल रिटर्न करना हो, तो आपने वो इंटरेस्ट जो टाइड किया, वो खर्च किया, वो किस माध्यम से खर्च किया, क्यों खर्च किया, क्योंकि आपका जो लायबिलिटी था उसमें आपने खर्च किया, तो ये हो जाएगा लॉन्स एंड लायबिलिटी। दोस्तों इसका पीडीएफ हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसे वहां से बिल्कुल अच्छी तरह से आप नोट भी कर लेंगे और इसे रिमाइंड भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। जैसे वीडियो लास्ट होता है तो आप इसे डाउनलोड करके और आप इसे लिख करके भी समझ सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे तो फाइनली आपको एक बार में कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे परचेज अकाउंट से सब आपने 200 रुपए का परचेज किया और आप रिटर्न कर रहे हैं, तो उसी परचेज के डायरी से ही आपको रिटर्न भी करना है कि आपको यह पता चल पाए कि हमने कुल परचेज किया कितना और वापस कितना किया, वापस करने के बाद हमें कितना बचा। इसलिए परचेज रिटर्न का अंडर भी परचेज ही होगा। इसके बाद है सेल रिटर्न। ठीक उसी प्रकार से आपने जो सामान बेचा और वह सामान पुनः आपके पास वापस आ गया, तो कुल सामान फिर कितना हो गया, तो आपके स्टॉक में जो दिखेगा वो यहां से दिखेगा। यदि सेल के अंडर सेल डाले रहेंगे तब दिखेगा। अब देखेंगे दोस्तों, जैसे सैलरी अकाउंट है, यहां पर जो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब आखिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, जैसे क्या ध्यान देंगे यहां पर
कि यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां आप देख रहे होंगे ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये अगर दो टॉपिक को समझ गए आप तो आपका बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाएगा। यदि आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सारा हिसाब एक बार में परफेक्ट बन जाएगा। तो आपको इस जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस, किस स्थिति में डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और किस स्थिति में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जैसे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, आपने बिजनेस चलाया और इस बिजनेस को चलाने के बाद, सामान को बेचने के बाद, ध्यान रखेंगे, जब आपने बिजनेस चलाया और बिजनेस चलाने के लिए जो आपको एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस चलाने के लिए आपको स्टाफ की आवश्यकता होती है, रूम की आवश्यकता होती है, उसमें कुछ स्टेशनरी वर्क चाहिए, स्टेशनरी सामान चाहिए जो आपको उसकी आवश्यकता होती है। जैसे आपने वाटर बिल, पानी पीने के लिए लिया, जैसे कोई स्टाफ वहां रहता है, पानी पीने के लिए आपने दिया, बिजली आपने लगवाया दुकान में अपने बिजनेस में, तो वो बिजनेस चलाने के लिए हमें ये एक्सपेंस हो रहा है। अब हमने कोई भी गुड्स बेचा, कोई भी प्रोडक्ट बेचा, अब हमने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या है कि यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे दुकान में, हमारे शॉप में, हमारे फैक्ट्री में होते हैं, बनते हैं, जो समय सेल करना होता है। तो बिजनेस चलाने के बाद क्या करेंगे, बिजनेस चलाने के बाद जब महीने के लास्ट में हमें क्या करना होता है, सैलरी पेड करना होता है। अब सैलरी किसी एक खास काम के लिए नहीं दे रहे हैं, हमारे बिजनेस में बहुत सारे गुड्स हैं। हम क्या करते हैं, स्टाफ से कभी झाड़ू भी लगवा लेते हैं, कभी कलेक्शन में भेज देते हैं, कभी हम कुछ और काम करवा लेते हैं, कभी कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कहीं भेज देते हैं। इससे हम किसी एक काम के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, हम इससे विभिन्न काम करवा रहे हैं। और हमारे बिजनेस में कोई स्टाफ है तो हमें विभिन्न काम की जरूरत है, इसलिए हम स्टाफ तो रख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो रहा है। यदि हम इस स्टाफ को नहीं रखते तो भी हम सामान को बेच सकते थे, लेकिन कम बेचते, ज्यादा नहीं बेच पाते, काम करने में थोड़ी हमें असुविधा होती, लेकिन फिर भी हम सामान को बेच सकते थे, बिजनेस को चला सकते थे। जो हमें सैलरी स्टाफ रखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन हमको बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्टाफ रखना पड़ा, जो कलेक्शन कर पाएगा समय से, और भी जो वर्क हो समय से कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करें, सैलरी देने लगा। ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब रूम रेंट दे रहे हैं, तो ये भी हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रिंटिंग करवाने से, कुछ स्टेशनरी का पेपर आपको प्रिंट करवाना है, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आपने स्टेशनरी का कोई वर्क, जैसे सामान खरीदा, जैसे पेंसिल खरीदा, कार्बन खरीदा, स्टेपलर खरीदा, पिन खरीदा, इसी आपने जो भी स्टेशनरी का पेपर या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज किया जो आपको बिजनेस में यूज करना है, जैसे आपको हिसाब बनाना है तो आपको कलम की आवश्यकता पड़ेगा, कार्बन पेपर की आवश्यकता पड़ेगा, आपको इनवॉइस बनाने के लिए पेपर की आवश्यकता पड़ेगा। तो आपने उसके लिए क्या किया कि स्टेशनरी का प्रोडक्ट जैसे परचेज किया, तो ये हो गया आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यदि आपने कार्बन पेपर से बिल नहीं बनाता, पेन नहीं यूज करते, तो भी हमारा सामान बिक सकता था और बिकता ही, लेकिन ये हमें एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, ये कुछ फाइनली एक प्रोडक्ट पे खर्च नहीं हो रहा है, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखते हैं, ध्यान देते हैं, जैसे वेज हो गया, कैरिज हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों हो रहे हैं? ये तीनों जो है डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों हो रहा है, जबकि यहां पर सैलरी भी हम स्टाफ को ही दे रहे हैं और वेज भी स्टाफ को ही दे रहे हैं। तो सैलरी इनडायरेक्ट क्यों होगा और वेज डायरेक्ट क्यों होगा? तो इस चीज पर ये ध्यान देते हैं, देखते हैं। तो ये वेज जो हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब वेज क्या होता है, जैसे आपने सैलरी दे रहे हैं, किसी स्टाफ को रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, जैसे कुली को आप दे रहे हैं, तो कुली क्या हुआ कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया। आप क्या करते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, जैसे मान लीजिए बुक का एक कार्टन आया, या फिर और भी प्रोडक्ट जो आपके दुकान में बिक रहा है उसके लिए कार्टन आया। आपने क्या किया, वहां से प्रोडक्ट खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से आपने प्रोडक्ट खरीदा, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या हुआ कि आपने अपने दुकान में प्रोडक्ट को लाए। उसके लिए क्या करना हुआ कि आपको कैरिज देना पड़ा, भाड़ा देना पड़ा। इसके बाद उसके लिए कुली उसको वहां लोड किया और यहाँ पे अनलोड करेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया। वो क्या हो गया कि डायरेक्ट एक्सपेंस। यदि आप उस वस्तु को खरीद कर नहीं लाते तो आपका खर्च नहीं होता, आप उस वस्तु को खरीद कर लाए हैं तो आपका खर्च हो रहा है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 500 रुपए केजी या 500 रुपए पर पीस आपको दिया गया, जो आपने होलसेलर से खरीदा।
अब क्या हुआ कि इसको आपको अपने दुकान तक लाने के लिए मान लीजिए 5 रुपए पर पीस ट्रांजैक्शन हो गया ये ट्रांसपोर्ट चार्ज, और प्लस 5 रुपया हो गया मान लीजिए ये कुली का चार्ज जो यहां पर अनलोड करेगा, और 5 रुपए जो वहां पर लोडिंग किया, तो कुल इसका कीमत जो हो जाएगा 500 प्लस 15 रुपए, ये इस प्रोडक्ट का कुल कीमत हो गया 515 रुपए। अब क्या करना है, आपको इस पर अपना बेनिफिट ऐड करना है, और तब क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को बेचते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये हो गया तो डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ये 500 रुपए का वस्तु आपने नहीं खरीदता तो आपको ये 15 रुपए एक्सपेंस एक्स्ट्रा नहीं होता। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है हमको इसी प्रोडक्ट पर जोड़ करके कस्टमर से लेना है हर हाल में, एनी हाउ। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और कस्टमर का डिमांड आ गया, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और कस्टमर का डिमांड आ गया। मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट का एमआरपी 1000 रुपए है, 1000 रुपए इसका एमआरपी हो गया, लेकिन आपको मान लीजिए उसके किसी अदर शहर से, आपको किसी अदर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट मंगा करके देना है, और मान लीजिए कि आपके शॉप से डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फैक्ट्री या फिर होलसेलर जो है आपसे दूर है, तो आपको उससे स्पेशल उसी सामान को लाने के लिए जाते हैं। तो उसका क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका 100 रुपए पेट्रोल एक्सपेंस हो गया या 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। आपने क्या किया, वहां गया तो 50 रुपए का ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या हुआ कि 1000 रुपए इसका प्रोडक्ट था, आपने 100 रुपए उस पर पेट्रोल खर्च किया और आपने 50 रुपए का ब्रेकफास्ट किया, यानी कि आपका कुल एक्सपेंस जो है उस पर डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है 150 रुपए। यदि मान लीजिए उसका प्रोडक्ट का परचेज जो है ये 1000 रुपए है, और आप क्या करते हैं कि 1000 रुपए के अलावा आप उस कस्टमर से सिर्फ 1100 रुपए लेते हैं या सिर्फ 1150 रुपए लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका लॉस होता है कि आपने प्रोडक्ट एक परचेज किया लेकिन आपका उसमें एक्सपेंस भी हो रहा है साथ में, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये जो एक्सपेंस हमारा हो रहा है तो हम उस कस्टमर से जोड़ करके सारा चीज लेंगे, तो ये 1150 रुपए प्लस जो हमें बेनिफिट लेना होगा उस बेनिफिट को ऐड करके हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे। अन्यथा हमें क्या होगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। कस्टमर से मान लीजिए हमने 1000 रुपए का प्रोडक्ट था जो हमने 1200 में बेचा, तो सिर्फ क्या हुआ 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, जबकि हमारा ये यदि आपको और अधिक प्रॉफिट कमाना है तो आप 200, 250, 300 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ करके आप ले सकते हैं। तो यदि हम ये प्रोडक्ट खरीद कर नहीं लाते तो मेरा क्या होता, ये खर्चा नहीं होता। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए हो सकता है आप अपने बाइक से गए होंगे तो पेट्रोल डलवाए होंगे, या फिर किसी गाड़ी से जाएंगे तो भाड़ा दिए होंगे, तो हो गया कैरिज। और वेज जो कुली का एक्सपेंस होता है वो वेज हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री में क्या होता है कि आपने कुछ रिपेयर करवाया, उसके लिए आपने एक्सपेंस किया, तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। ये क्या हो गया, आपने जब बिजनेस चलाने के लिए ये सब चीज का परचेज किया या बनवाया, तो ये फिक्स एसेट्स हो गया। ये आपके बिजनेस का अस्थाई संपत्ति है, ये संपत्ति आपके बिजनेस में हमेशा के लिए रहेगा। ये अब कहीं से लॉस होने वाला नहीं है, जिससे आप सालों साल तक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर जो फर्नीचर आपने लगवाया उसमें सालों साल तक आप सामान को उसमें रखेंगे और सेल करेंगे। तो ये आपका संपत्ति है, इसे बेचना नहीं है। तो जो भी वस्तु आप अपने बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं, जो बिजनेस में हमेशा के लिए रहेगा, तो वो हो जाएगा फिक्स एसेट्स। ध्यान देंगे, इस चीज को थोड़ा बढ़िया समझना है। यदि आप इसे जब परचेज करेंगे तो क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप इसको परचेज कर रहे हो, इसका अंडर परचेज डाल दिए, तो ये आपके स्टॉक में चल जाएगा, जो कि सेल करने के लिए दिखाएगा, जो आपको सेल नहीं करना है। और इस हिसाब से क्या हुआ कि यदि आपके बिजनेस में आता है तो इसको लॉस दिखाएगा, तो आपको तो सेल तो करना नहीं है, और इसे आपको बिजनेस में यूज करना है। जब सिर्फ आपको बिजनेस में यूज करना है तो उसे क्या करेंगे, हम इसके अंदर परचेज नहीं डालेंगे, किसी भी कीमत पर परचेज नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स हो जाएगा, हमारे बिजनेस में रहेगा। यदि आप इसके अंडर को परचेज डाल देते हैं तो आपके स्टॉक में दिखाएगा, और स्टॉक में बिजनेस कहेगा आपको कि इसे बेचना है, और आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यदि आप नहीं बेच रहे हैं तो क्या करेगा बिजनेस, आपको उसे लॉस में दिखाएगा। इसलिए ध्यान से क्या करना है, इसे फिक्स एसेट्स में डालना है, जो बिजनेस यूज के लिए खरीदा गया। बिजनेस यूज के लिए कोई भी सामान, कंप्यूटर अकाउंट, कार अकाउंट, साइकिल अकाउंट, बाइसिकल अकाउंट, जो बिजनेस यूज के लिए खरीदा गया, उसे क्या करना है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ
फिक्स एसेट्स में डालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कस्टमर का खाता और महाजन का खाता, ये क्या होता है मेन टॉपिक। अब इसके बाद जब ये सब चीज आप कर लिए, अब क्या करना, आपको सामान को सेल और परचेज करना है। तो जिस भी व्यक्ति को आप सामान उधार बेचते हैं, तो आपने पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ा था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर यानी कि हमारे बिजनेस से पाने वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो डेबिटर होंगे, और हमारे बिजनेस को देने वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो क्रेडिटर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये तब लिखाएगा जब किसी व्यक्ति के नाम पर उधार जा रहा है या उधार खरीद रहे हैं। तो जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा महाजन हो गया। जैसे कि कहने को होता है कि जिससे हम कर्ज लेते हैं उसे महाजन कहते हैं। तो जो व्यक्ति आपको उधार दे रहा है वो भी आपका महाजन ही है। तो कस्टमर खाता जिसे आप उधार बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कस्टमर अकाउंट के नाम पर जगह पर राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, स्वाति अकाउंट, कुछ भी अकाउंट बन सकता है यहाँ पर, और उसके अंडर को डालेंगे सैंडी डेबिटर। अब इसे सैंडी डेबिटर क्यों डालेंगे, आखिर रीजन क्या है कि हम इसे सैंडी डेबिटर डालेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को सामान दिए तो उस समय क्या हो गया, वो पाने वाला कुछ दिन बाद वो आपको रुपया वापस करने आया। क्या करने आया है, रुपया वापस करने आया है। जब वापस करने आ गया तो उस समय क्या हो गया, वो देने वाला हो गया। तो वो एक समय पाने वाला था और एक समय क्या है, देने वाला है। तो हमें उसे हमेशा चेंज नहीं करना है। जो पहला ट्रांजैक्शन था जब वो सामान लिया था हमसे, तो वो क्या था, डेबिटर था, और उसके क्या सामने क्या लगा दिए, सैंडी डेबिटर। ये हमसे उधार सामान लिया था, हमसे क्या क्या था, सामान उधार लिया था, उसके बदले में पैसा दे रहा है। क्या कर रहा है, उसके बदले में पैसा दे रहा है। तो क्या करेंगे, इसे हम सैंडी डेबिटर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सैंडी क्रेडिटर। जब आपने किसी महाजन से सामान खरीदा और आप उसके बदले में पैसा दे रहे हैं तो सैंडी क्रेडिटर, यानी कि आपने जो सामान लिया उसका आपने चुकता कर रहा है। यदि सैंडी डेबिटर जो आपसे कोई सामान लिया उसका चुकता कर रहा है तो आपको उसका बार बार लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। लेजर दोबारा कभी नहीं बनाना, लेजर सिर्फ एक बार बनेगा। सैंडी डेबिटर लग गया तो लग गया, वो फिक्स है तो फिक्स है। इसके बाद सैंडी क्रेडिटर जो एक बार लग गया तो वो लग गया, दोबारा उसको चेंज नहीं करना है कभी। वो जो डेबिटर है डेबिटर ही रहेगा, जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर ही रहेगा। तो उसके बदले में उन्होंने पेड किया या हमने उसके बदले में पेड किया। तो ये विविध देनदार या विविध लेनदार, देने वाला ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो ये पहला ट्रांजेक्शन क्या किया, लेने वाला या देने वाला। तो पहला ट्रांजेक्शन किया है सैंडी डेबिटर, ये लेने वाला। और डेबिटर क्या है, ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन क्या, देने वाला। इसका ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही बार बनेगा। जैसे आपने लेजर बनाया था, यदि स्वाति का अकाउंट आपने एक बार डेबिट किया था और दूसरी बार क्रेडिट किया था, तो यहां पर दो बार एंट्री नहीं करना है, हमें दो लेजर नहीं बनाना है, सिर्फ लेजर एक ही बनेगा। एक बार डेबिट हो जाएगा और एक बार क्रेडिट हो जाएगा। उसका हिसाब ऑटोमेटिक जो है माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस जो तय करेगा वो यही तय करेगा, सैंडी डेबिटर एंड क्रेडिटर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ड्राइविंग अकाउंट। ड्राइविंग क्या होता है कि मालिक का अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। यदि मालिक आपको जब पैसा दिया बिजनेस चलाने के लिए, तो आप क्या किए थे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखे थे और कैपिटल का अंदर कैपिटल लाए थे। जब बिजनेस आपको मालिक पैसा ले रहा होता है तो उसको वापस कर रहे होते हैं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तो पर्सनल यूज करेगा तो वो बिजनेस को, तो आप देख चुके हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग होता है, दोनों एक कभी नहीं होता है। तो आपने यहां पर देखा कैपिटल अकाउंट। अब चलिए देखते हैं इंटरेस्ट पेड। आप जब इंटरेस्ट पैसा लिए तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आपको आ रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनडायरेक्ट इनकम जो आपके पास आ रहा है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में, सीधा से समझिए, नॉमिनल अकाउंट का जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो इनकम हो जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का जो अकाउंट एक्सपेंस हुआ, डेबिट हुआ, वो एक्सपेंस हो जाएगा। सीधा से भी समझना है, जो क्रेडिट हुआ वो इनकम हो जाएगा और जो एक्सपेंस हुआ, डेबिट हुआ, वो एक्सपेंस हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम, सभी इनकम को क्रेडिट किया जाता है। अब देखेंगे डिस्काउंट पेड, ये हो गया डिस्काउंट। ये SGST, CGST, IGST जो अकाउंट है, इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। जब हम टैक्स पे चलेंगे तो फिर इसका चर्चा करेंगे, फिर इसका फुल एक्सप्लेन वहां पर करेंगे। इसको भी स्किप करते हुए आगे चलते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। यदि आप विज्ञापन नहीं करते प्रोडक्ट सेलिंग के लिए तो आपका खर्चा नहीं होता, तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपने इसे खर्चा किया। एडवर्टीजमेंट फ्री
सैंपल के लिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स रिकवर, जो आपका पैसा डूब चुका था वो क्या हो रहा है, फिर से प्राप्त हो रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। बैड डेब्ट्स, जो पैसा डूब चुका है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। बिजनेस परचेज, आपने किसी का बना बनाया बिजनेस परचेज कर लिया तो वो हो जाएगा फिक्स एसेट्स, क्योंकि सारी संपत्ति आपके साथ पास रहेंगे और आप उसमें गुड्स को परचेज और सेल करके आप बिजनेस यहां से चला सकते हैं, तो ये हमारा फिक्स एसेट्स हो जाएगा। और चैरिटी सब्सक्रिप्शन, इस प्रकार से लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ जो भी अकाउंट हो रहा है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे कमीशन पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी। आप जैसे कमीशन किसी से प्राप्त किए और उसका काम करना बकाया है, वो फिलहाल आपके ऊपर कर्ज है। फिलहाल क्या आपके ऊपर कर्ज है, वो पैसा आप अभी तक दिए नहीं है, उसका वर्क नहीं किया, आप उसका वर्क पूरा फाइनली कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम से कन्वर्ट कर देना है, तो ये करंट लायबिलिटी हो गया। डिप्रिसिएशन हरासित अकाउंट, जैसे आपने कोई मशीन खरीदा उस पर कुछ नुकसान हो गया, उससे कम दाम में बेच रहे हैं, मान लीजिए आपने 50,000 का मशीन खरीदा उस पर 40,000 में बेच रहे हैं तो 10,000 का नुकसान लगा तो वो डिप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फैक्ट्री एक्सपेंस, ये डबल टाइम लिखा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, जैसे आपने कंपनी का इंश्योरेंस करवाया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका में बेनिफिट डायरेक्ट मिलेगा। इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसका न्यूज पेपर बिल पेड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैंने आपको आज इतना अकाउंट बताया है, आप यदि इस चीज को फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से देखें और आपको फाइनली एक समझ में आ जाएगा और तब आप अकाउंट बनाएंगे तो फिर आपका हिसाब एक बार में परफेक्ट बनेगा और कहीं कोई गलती होने की चांस बिल्कुल नहीं है। और इसका पीडीएफ जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और आप वहां से डाउनलोड करके नोट भी कर लेंगे और डाउनलोड भी कर लेंगे और आप इसे रिमाइंड भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे किसका अंडर क्या होता है। अब 2-4 बार काम करेंगे, काम करते करते आपको पुनः याद हो जाएगा, आपको फिर याद करने की रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। वीडियो को 1 बार 2 बार देख करके रोक रोक करके हम जो बोल रहे हैं उस चीज को आप लिख करके समझ सकते हैं, तो ये फाइनल एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, फिर देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।